Hello students, yet we have discussed the prophase first of meiosis first. Basically हम meiosis की पढ़ाई कर रहे हैं और meiosis के अंदर अपने को पता है कि दो पार्ट में डिवीजन होगा। पहले meiosis फर्स्ट होगा दैट इज रिडक्शन डिवीजन, फिर meiosis सेकंड होगा दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। अब जो meiosis फर्स्ट है उसके अंदर भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जब होगा एम फेज के अंदर तो वहां पर सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। और हमने ये पढ़ा था कि प्रोफेज फर्स्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ द एंटायर मियोसिस। पूरा जो मियोटिक डिवीजन है उस पूरे डिवीजन के अंदर, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड हो, पूरे मियोसिस की सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्टेज है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेप्टोटीन से लेकर डाइकाइनेसिस तक। डाइकाइनेसिस जो था दैट वाज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो जैसे ही डाइकाइनेसिस कंप्लीट होगा सेल सीधा हमें कहां दिखेगा, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है और मेटाफेज प्लेट यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है। और क्या हुआ है बेटा, यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकॉर्ड से अटैच हो चुके हैं। यहां पर आप देखो जो हमारे बाइवेलेंट थे, यहां जो टेट्राड था, अपने को पता है एक ही बात है, बाइवेलेंट बोलो या फिर टेट्राड बोलो। बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही स्ट्रक्चर के दो नेम है, हमने डिस्कस किया था। बाइवेलेंट किस बेसिस पर बोला है, क्रोमोसोम के बेसिस पर कि वहां पर दो क्रोमोसोम है। टेट्राड किस बेसिस पर बोला है कि वहां पर चार क्या है, क्रोमेटिड है, इसलिए उसको वन टेट्राड बोला। हमें पता है एक बाइवेलेंट के अंदर एक ही टेट्राड होता है और इसके अंदर टू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक बाइवेलेंट का मतलब एक टेट्राड, वन बाइवेलेंट इज इक्वल्स टू वन टेट्राड इज इक्वल्स टू टू क्रोमोसोम्स एंड विच मीन्स देयर आर फोर क्रोमेटिड्स। कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ किसी सेल के अंदर 50 बाइवेलेंट है, तो बताओ वहां पर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा और टेट्राड का नंबर कितना होगा और क्रोमेटिड का नंबर कितना होगा। तो बेटा जितने बाइवेलेंट है उतने ही क्या होंगे, उतने ही टेट्राड होंगे। तो 50 बाइवेलेंट है तो 50 टेट्राड हुए, लेकिन क्रोमोसोम कितने होंगे, जस्ट डबल, 100 क्या होंगे क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमेटिड कितने होंगे, क्रोमेटिड 4 टाइम्स होंगे, 50 का 4 टाइम्स 200, 200 क्या होंगे बेटा यहां पर क्रोमेटिड होंगे। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी थी। अब अपन देख रहे हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हुआ बेटा, जो बाइवेलेंट थे या जो टेट्राड थे वो कहां अरेंज हो गए हैं, इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं। इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है और सभी होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्या हो गया है, इनसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं इनके काइनेटोकोर से। अब यहां पर एक चीज है बेटा नोटिस करने वाली, जब अपन ने क्या देखा था, माइटोसिस देखा था। माइटोसिस के अंदर भी मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था। वहां पर जो क्रोमोसोम की लेयर थी, जो मेटाफेज प्लेट थी, वो सिंगल क्रोमोसोम की लेयर थी। यहां पर दो क्रोमोसोम की लेयर है, डबल लेयर है, क्योंकि बाइवेलेंट एक साथ है। ये अगर क्रोमोसोम 1 है तो उसके ऊपर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम 1। ये क्रोमोसोम 2 है तो इसके ऊपर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम 2। ये बाइवेलेंट यहां पर क्या हुआ है, ये बाइवेलेंट यहां पर है मेटाफेज प्लेट पर अरेंज्ड। मतलब हल्का सा रिकॉल करते हैं, व्हेन वी स्टडीड द माइटोसिस, वहां पर जब मेटाफेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था तो वहां पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से अरेंज थे। और इस तरह से स्पिंडल फाइबर अटैच थे। तो देखो ये क्या है, एक ही तो क्रोमोसोम है इस लाइन के ऊपर। ये जो इक्वेटर है ये यहां पर एक एक क्रोमोसोम ही तो अरेंज है, एक के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग किसकी करानी थी, सिस्टर क्रोमेटिड की। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। यहां पर क्या होगा, सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर हमको स्ट्रक्चर इस तरह का देखने को मिल रहा है। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम,
ये फर्स्ट वाले का होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेकंड वाले का होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। अब यहां पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जाएगा, ये दोनों क्रोमोसोम ऊपर पहुंच जाएंगे और ये दोनों क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पर पहुंच जाएंगे। वहां क्या हुआ था, एक क्रोमेटिड ऊपर एक क्रोमेटिड नीचे। माइटोसिस के अंदर किसका सेपरेशन हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड का। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन करवाने की तैयारी हो रही है। इसलिए उसको क्या कर दिया है, मेटाफेज प्लेट पर बाइवेलेंट को अलाइन कर दिया है। अब ये सेपरेशन कब होगा, सेपरेशन होगा बेटा एनाफेज के अंदर। एनाफेज में देखो क्या हुआ, ये ऊपर वाले होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर, नीचे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे। मतलब क्या, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 2 है। तो बेटा ये जो एक सेट, जो ये दो सेट थे, अब ये सेपरेट हो गए हैं। एक सेट ऊपर जा रहा है, एक सेट नीचे आ गया है। दोनों कहां पहुंच गए हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पर। क्यों, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ सेट को हाफ करना है। एक सेट वाला एक सेल बनाना है और एक सेट वाला दूसरा सेल बनाना है। इनिशियली तो क्या था, दोनों सेट एक ही सेल में थे, एक ही न्यूक्लियस में थे। अब क्या होगा बेटा, दोनों सेट को सेपरेट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज चलेगा। टीलोफेज के साथ साथ साइटोकाइनेसिस चलेगा। ये सेट एक सेल में पहुंच जाएगा, ये वाला सेट दूसरे सेल में पहुंच जाएगा। तो डिप्लॉइड सेल से शुरुआत होकर कहां पहुंच जाएगा सेल, हैप्लॉइड सेल पर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, विच इज हेट्रोटाइपिक और द रिडक्शन डिवीजन। यहीं पर एक बार देख लीजिए चीज को, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, they segregate while sister chromatids remain associated at their centromere। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यहां पर नहीं हुई है। फिर बेटा एनाफेज के बाद आएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के साथ साथ ही क्या चल जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो इसलिए क्या होगा बेटा, जब साइटोकाइनेसिस चल जाएगा टीलोफेज के साथ साथ, तो बेटा क्या होगा, हमको डायरेक्ट यहां पर क्या देखने को मिले, दो सेल देखने को मिले और दोनों के अंदर अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि टीलोफेज में क्या होता है बेटा, टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, गोल्जी अपैरेटस रीअपियर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर होता है और न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, रीअपियर होता है। लेकिन टीलोफेज जो हुआ है बेटा, टीलोफेज फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। जब टीलोफेज फर्स्ट होगा तो जो क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे वो बहुत स्लाइटली डीकंडेंस होंगे। वो माइटोसिस के टीलोफेज की तरह प्योरली डीकंडेंस नहीं होंगे। क्रोमेटिन मटेरियल पूरा का पूरा एंटेंगल्ड नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं दिखेगा। यानी कि यहां पर हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम ही देखने को मिलेंगे। यही बात यहां लिखी है। इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। तो यहां डिस्पर्शन का मतलब क्या है, डीकंडेंसेशन। जो पहले क्या हुआ था, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ था और क्रोमोसोम बने थे। फिर बेटा टीलोफेज जो माइटोसिस का था, वहां पर क्या हुआ था, वो प्योरली डीकंडेंस हो गए थे। दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। कैसा वाला इंटरफेज न्यूक्लियस बेटा, जैसा यहां पर शुरुआत में अपने को देखने को मिले था। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में ही क्या होता है बेटा, इंटरफेज न्यूक्लियस किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ। वैसा वाला न्यूक्लियस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर न्यूक्लियस में क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। टीलोफेज फर्स्ट खत्म हो गया, साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया, दो सेल बन गए हैं N2C N2C। अब इसको N2C क्यों बोला, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। क्या क्रोमोसोम 1 का नंबर यहां पर 1 है या 2 है, 1 है। क्रोमोसोम 2 का नंबर कितना है, 1 है या 2 है, 1 है। यानी कि जो 1 और 2 क्रोमोसोम है वो पेयर में अब नहीं है, सिंगल सिंगल है। तो इसलिए N हो गया। यहां पर जो सेट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो एक ही है, पहले तो दो सेट थे। और क्रोमेटिड की बात करें बेटा, डीएनए कंटेंट की बात करें तो एक क्रोमोसोम पर कितने क्या है बेटा, यहां पर क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। तो एक जैसे टोटल कितने क्रोमेटिड हैं, 1 नंबर का क्रोमोसोम एक है, पर 1 नंबर के क्रोमोसोम वाले कितने क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं।
क्रोमोसोम 2 की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम 2 कितना है? एक है, दैट इज वाई एन। अब क्रोमोसोम 2 वाले टाइप के कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट है? 1 2। तो डीएनए कंटेंट क्या हुआ? 2C। सेम बात यहां पर भी है, ये क्रोमोसोम 1 मान लीजिए, इसको क्रोमोसोम 2 मान लीजिए। तो क्या हुआ बेटा? N2C वाली कंडीशन आ गई है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में थोड़ा सा एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल को अपन बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। दो मियोसिस के बीच का जो गैप है, कौन से दो मियोसिस? ऐसा नहीं कंप्लीट दो मियोसिस के बीच का गैप, वो तो होता ही नहीं है। किसके बीच का गैप? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप है दैट इज इंटरकाइनेसिस। यानी कि इस चीज की बात चल रही है, ये एक सेल था जो कि कैसा था? ये एक सेल था 2N4C वाला। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक छोटा सा सेल 2N2C, इंटरफेस के अंदर एस फेज चला, उसके बाद ये क्या हो गया? 2N4C हो गया। फिर क्या हुआ बेटा? मियोसिस फर्स्ट और दो सेल बन गए। कैसे सेल? N2C N2C। अब बेटा अगला डिवीजन करने के पहले थोड़ा सा जो ये गैप लेगा, थोड़ा सा जो ये ब्रेक लेगा, उसको अपन ने बोला है इंटरकाइनेसिस। और उसके बाद क्या होगा बेटा? ये डिवाइड करेगा, क्या होगा? मियोसिस सेकंड। यहां पर हुआ था मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो ये बीच का जो थोड़ा सा गैप है दैट इज इंटरकाइनेसिस। और याद रखना, इंटरकाइनेसिस इंटरफेस के जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरफेस के अंदर तो क्या होता है? एस फेज चलता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहां कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। यहां पर एस फेज यानी कि डीएनए सिंथेसिस फेज इज एब्सेंट, दैट इज वाई ये इंटरफेज नहीं है, इसका दूसरा नेम है इंटरकाइनेसिस। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। तो हमें क्या याद रखना है? इंटरफेस के अंदर G1, S और G2 होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस के अंदर S फेज एब्सेंट होता है। अब देखो इंटरकाइनेसिस को थोड़ा सा और एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इट इज गैप स्टेज। क्या है ये? गैप स्टेज है बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स। कौन से मियोटिक डिविजन्स? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसे इंटरकाइनेसिस बोला है। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसमें क्या होगी बेटा? प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस सेकंड होगी। और बेटा इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होगा, यानी कि जो एस फेज है वो यहां पर नहीं होगा, एब्सेंट होगा। और इसके बाद क्या होगा बेटा? जैसे ही इंटरकाइनेसिस पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? प्रोफेज सेकंड। फिर क्या होगा बेटा? प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड और फाइनल साइटोकाइनेसिस, जिससे क्या होगा? 4 हमको हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे। 4 गैमेट्स का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। अब याद रखने की बात क्या? प्रोफेज फर्स्ट जो था वो सबसे कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जो प्रोफेज सेकंड है वो काफी सिंपल है एज कंपेयर टू दी प्रोफेज फर्स्ट। क्यों सिंपल है वो अभी अपन प्रोफेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रोफेज फर्स्ट तो इतना कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर जो क्रोमोसोम था उसका बिहेवियर इतनी बार चेंज हुआ कि उसको अपन ने 5 सब स्टेजेस में डिवाइड करा। यहां पर ऐसा कोई सब डिविजन क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पर नहीं है। तो अब अपन देख रहे हैं बेटा मियोसिस 2। अब मियोसिस सेकंड के बारे में कुछ बातें समझो। मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो देखो अब यहां से दो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ रही हैं। यहां पर अपन ने क्या देखा था कि जो इंटरकाइनेसिस है इट इज गैप स्टेज बिटवीन मियोटिक डिविजन्स मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि जो मियोसिस फर्स्ट है इसका जो साइटोकाइनेसिस है इसके बाद पहले क्या आएगा? इसके बाद पहले आएगा इंटरकाइनेसिस और फिर क्या शुरू होगा बेटा? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड के अंदर भी क्या शुरू हो जाएगा? प्रोफेज सेकंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिखा भी है इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड। जैसे ही इंटरकाइनेसिस खत्म होगा वैसे ही क्या शुरू हो जाएगा? प्रोफेज सेकंड। और प्रोफेज सेकंड
और साइटोकाइनेसिस के बीच में क्या है, इंटरकाइनेसिस। और यहां क्या बोल दिया है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे इंटरकाइनेसिस कहां चला गया, तो बेटा बात यह है कि इंटरकाइनेसिस जो है वो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इतना शॉर्ट लिव्ड होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मियोसिस 2 जो है वो साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद ही क्या हो गया है, इनिशिएट हो गया है। तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। और बेटा मियोसिस 2 किस इवेंट के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, अभी अपन ने देखा था टीलोफेज के अंदर होना तो क्या चाहिए था, टीलोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली डीकंडेंस हो जाने चाहिए थे, इंटरफेज वाला न्यूक्लियस आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखना चाहिए था न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, पर ऐसा नहीं होता। इसके पहले कि क्रोमोसोम फुली डीकंडेंस हो उसके पहले ही क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, इंटरकाइनेसिस भी हो जाता है और क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस सेकंड। यही बात यहां लिखी है, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड यूजुअली बिफोर दी क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली एलोंगेटेड। फुली एलोंगेटेड मतलब क्रोमोसोम पूरी तरह से क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल लूज हो जाए, उसके पहले ही क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। फिर बेटा इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। भाई मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस अपन ने देखा था, वहां पर प्रोफेज के अंदर भी 5 सब स्टेजेस थी। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ था, रिडक्शन डिवीजन हुआ था, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ था। लेकिन मियोसिस 2 जो है बेटा वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होता है। ये कैसा होता है अपने को पता है, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि होमोटाइपिक डिवीजन ये होता है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे माइटोसिस ही चल रहा हो, और जो इवेंट्स माइटोसिस में होते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, वही इवेंट्स अपने को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो मतलब यह है मियोसिस 2 पढ़ो चाहे माइटोसिस को पढ़ लो वापस से, बात लगभग एक ही है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, मियोसिस 2 के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा अपने को, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डिजनरेट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियर एनवेलप आया था टीलोफेज सेकंड के अंदर, साइटोकाइनेसिस तक वो था। अब जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, तो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ का मतलब क्या, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ का मतलब प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है बेटा, सेंट्रल तो ऑलरेडी यहां अपोजिट पोल पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं, वो तो स्टार्टिंग से ही वहीं पर है। यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गई वापस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया, और आपका जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो गया, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गया। और क्या है बेटा, ये अटैच है किससे, स्पिंडल फाइबर से जो है क्रोमोसोम्स अटैच हैं। अब क्या होगा बेटा, प्रोफेज 2 के बाद क्या स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2 के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 2। ये क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर जो अटैच थे प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज सेकंड के अंदर, ये क्या है प्रोफेज सेकंड, स्पिंडल फाइबर अटैच तो थे ही सही, यहां पर क्या हो गया बेटा, ट्रांजिशन हो गया एक तरीके से टू मेटाफेज, और क्या हो गया, क्रोमोसोम को पुल कर लिया गया टुवर्ड्स द इक्वेटर, और क्या बन गई है, इक्वेटर प्लेट। अब ये इक्वेटर प्लेट देखो बिल्कुल वैसी ही तो है जैसे कि माइटोसिस में होती है, माइटोसिस में ऐसा ही तो होता था, ये सेल था, इक्वेटर पे ऐसा डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था। मियोसिस फर्स्ट में क्या देखा था अपन ने, मियोसिस फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा था कि ये सेल था, ये इक्वेटर था, यहां पर इस तरह से बाईवैलेंट अरेंज थे, यहां पर क्या थी, डबल लेयर थी मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम की। ये था मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज था, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट था। ये क्या है बेटा, मेटाफेज 2 है। ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, जो नॉर्मल मेटाफेज होता है किसका,
जो माइटोसिस का मेटाफेज होता है बिल्कुल वैसे ही क्या हुए हैं, यहां पर क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं, सिंगल लेयर है, डबल लेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 में क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है किसको, सेंट्रोमियर को, जैसा कि माइटोसिस में किया जाता है। इसलिए उसी तरह का यहां पर अरेंजमेंट देखने को मिला। तो अरेंज तो हो गया है, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन तो दोनों ही सेल्स में हो गया है। ध्यान दो इस चीज पर कि ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 1 है और ये क्रोमोसोम 2 है। यहां पर कंडीशन क्या है, N2C, यहां पर भी क्या है, N2C। यहां पर जो एक क्रोमोसोम है उस पर 2 क्रोमेटिड हैं। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा, मियोसिस 2 के अंदर एनाफेज सेकंड स्टार्ट हुआ, एनाफेज सेकंड में क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गए, जो क्रोमोसोम पे क्रोमेटिड थे वो स्प्लिट हो गए। तो बेटा अब ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 2 है, ये भी क्रोमोसोम 2 है। याद करो माइटोसिस में भी तो ऐसा ही होता था, थोड़ी देर के लिए क्या होता था, एनाफेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते थे। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। पहले क्रोमोसोम 1 कितना था, एक सेल में 1 था, अब क्रोमोसोम 1 कितने हैं, 2 हैं। तो ये कंडीशन क्या आ गई, 2n आ गई। लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं, पहले 2 क्रोमेटिड एक सेल पर थे, 2C कंडीशन थी, अभी एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम पर है, तो अभी भी क्या है, कंडीशन तो 2C ही है। तो बेटा यहां पर क्या हुआ, N2C से 2N2C कंडीशन आ गई है ड्यूरिंग दी एनाफेज, सेकंड वाला एनाफेज। अब एनाफेज सेकंड के बाद क्या होगा बेटा, एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड, और बिल्कुल उसके साथ में ही क्या चल जाएगा, टीलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस साथ में चल जाएगा, और 4 सेल बन जाएंगे, एक सेट इसके अंदर, एक सेट इसके अंदर, एक सेट इसके अंदर, एक सेट इसके अंदर। अब देखो क्या हुआ, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया साइटोकाइनेसिस होने की वजह से। टीलोफेज के टाइम पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब रीअपियर हुआ। अब यहां पर देखो, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2। तो यहां पर अब कंडीशन क्या रह गई बेटा, यहां कंडीशन रह गई NC, NC, सब जगह क्या कंडीशन आ गई है, NC कंडीशन यहां पर आ गई है। 2N2C से हाफ हो गया NC। लेकिन अब ध्यान से देखो, डीएनए का कंटेंट हाफ हुआ है, 2C से क्या हुआ है, C, पर क्रोमोसोम के नंबर में क्या हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो गया, यहां पर हाफ हो गया है, 2N से क्या हो गया है, N हो गया है। एनाफेज के कंपैरिजन में यह बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एनाफेज से कंपेयर कर रहे हैं तब तो हमको दिख रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हुआ है और डीएनए का कंटेंट भी हाफ हुआ है एक सेल में। लेकिन ओवरऑल मियोसिस सेकंड की बात करोगे तो बात देखने को मिलेगी कि क्रोमोसोम का नंबर सेम है पर डीएनए का कंटेंट क्या हुआ है, हाफ हुआ है। अब उसको समझो कैसे हुआ है। मियोसिस 2 जब स्टार्ट हुआ था तब सेल कैसा था, N2C था। जब मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था तब सेल N2C था। क्रोमोसोम 1 का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो क्रोमोसोम 1 है वो इस तरह से था, एक ही क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम 2 भी बना लेते हैं, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 2, तो एक ही सेट था क्रोमोसोम्स का। तो नंबर 1 एक ही था, नंबर 2 क्रोमोसोम भी एक ही था। तो N क्रोमेटिड का नंबर कितना था, 1, 2, एक टाइप के 2 क्रोमेटिड थे तो 2C था। और जब डिवीजन पूरा हो गया, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें जो रिजल्टेंट सेल देखने को मिले हैं वहां पर क्या देखने को मिला है, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ये क्रोमोसोम 1 है। पहले भी क्या थे बेटा, सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर N था, अभी भी क्रोमोसोम का सेट कितना है, N है। भाई यहां पर मान लो क्रोमोसोम कितने थे, 2 क्रोमोसोम थे, अभी भी कितने क्रोमोसोम है, अभी भी 2 ही तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आया, नहीं आया। क्या क्रोमोसोम का सेट चेंज हुआ, क्या सेट डबल हुआ या हाफ हुआ, कोई चेंज नहीं आया। पहले भी सिंगल सेट था N, अभी भी सिंगल सेट है, अभी भी सिंगल सेट है N। लेकिन क्रोमेटिड का नंबर देखो, यहां पर 1, 2, 3, 4, एक सेल में 4 क्रोमेटिड थे। और एक टाइप के बात करें अगर अपन,
तो सेकंड नंबर टाइप के 2 क्रोमेटिड थे, 1 नंबर टाइप के भी 2 क्रोमेटिड थे। अब सेकंड नंबर टाइप का एक क्रोमेटिड बचा है, 1 नंबर टाइप का भी एक ही क्रोमेटिड बचा है। अब कंडीशन क्या आ गई है? NC कंडीशन आ गई है। तो बेटा अगर मियोसिस को ब्रीफ किया जाए NC2C वाली कंडीशन के बेसिस पर, तो कुछ इस तरह से समझो कि सबसे पहले सेल क्या था? 2N2C था। उसके बाद क्या चला बेटा? इंटरफेस के अंदर S फेस चला। S फेस के बाद ये क्या हो गया? 2N4C हो गया। इंटरफेस में S फेस चलने की वजह से क्या हो गया? 2N4C हो गया। अब ये सेल जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे क्या हो गया? N2C N2C आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। अब जब मियोसिस सेकंड होगा तो क्या होगा? मियोसिस सेकंड पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा। यानी कि 2N2C से शुरुआत हुई, 2N4C बना, 2N4C से मियोसिस फर्स्ट के बाद N2C रह गया, और फिर N2C वाला मियोसिस सेकंड के बाद क्या रह गया? NC रह गया। अब अपने को देखना है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस क्यों जरूरी है? तो बेटा बेसिक सी बात अपने को पता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए मियोसिस जरूरी है। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उनके जो गैमेट्स बन रहे हैं वो मियोसिस के प्रोसेस से ही बन रहे हैं। मियोसिस से ही क्या हो रहा है? गैमेट के अंदर नंबर हाफ हो रहा है, फिर दोनों गैमेट्स के, मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से वापस से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यानी कि प्लॉइडी जो है वो कंटिन्यू रह रही है। भाई ऐसा सपोज करो कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है 2N, ठीक है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मतलब एक सेल में नंबर ऑफ सेट 2N है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2N है। इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, मतलब ये बॉडी है, ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है। अब मेल बॉडी में क्या हुआ? गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और सपोज मियोसिस नहीं होता तो बेटा गैमेट भी कैसा बन जाता? गैमेट भी 2N बनता, इधर भी और इधर भी। अब जब दोनों गैमेट फ्यूज होते तो फिर क्या होता बेटा? जो प्रोजेनी आती वो 4N आती ना। अब ये क्या होगा? ये तो हर अलग, जैसे जैसे प्रोजेनी आगे आती जाएगी, हर जनरेशन के बाद क्या होता जाएगा? क्रोमोसोम का नंबर डबल 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 होता जाएगा। अभी तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा भाई, क्रोमोसोम का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी तो इंक्रीज हो रही है सेल के अंदर। तो बेटा यहां पर क्या है? ऐसा ना हो, जो प्रोजेनी है वो भी 2N ही बने। इसलिए क्या होता है? मेल और फीमेल बॉडी तो 2N है, यानी कि यहां जो सेल है वो तो उनके अंदर क्रोमोसोम का सेट तो 2N है, यानी कि ये कैसे है? डिप्लॉयड है। लेकिन मियोसिस क्या कर देगा? उनमें जो गैमेट्स बनाएगा उनको कैसा बनाएगा? हैप्लॉइड बनाएगा। यहां पर 1N ही रहेगा, यानी कि N रहेगा, 2N नहीं रहेगा। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जब इनका फ्यूजन होगा, तो वापस से क्या बन जाएगा? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट बन जाएगा। अभी अब इस जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, और फिर क्या होगा? एक पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, प्रोजेनी आ जाएगी। ठीक है? ह्यूमन का एग्जांपल ले लो। ह्यूमन मेल जो है वो भी डिप्लॉयड है, ह्यूमन फीमेल भी डिप्लॉयड है। ह्यूमन मेल का गैमेट स्पर्म हैप्लॉयड है, ह्यूमन फीमेल का गैमेट ओवम वो भी हैप्लॉयड है। स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए तो क्या बना? डिप्लॉयड जाइगोट बना। फिर जाइगोट में क्लीवेज हुआ, यानी कि एक तरह का माइटोसिस हुआ, और क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, फीटस बन गया। बर्थ के बाद चाइल्ड, इन्फेंट या चाइल्ड, और फाइनली जो हमारी पूरी बॉडी आज वो एग्जिस्ट कर रही है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। हमारे पेरेंट्स की बॉडी के भी जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, हमारी बॉडी के भी सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड हैं। तो मियोसिस ने क्या करा? जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर या प्लॉइडी लेवल को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी मेन बॉडी ही कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है। उनकी मेन बॉडी ही क्या है? हैप्लॉइड है, वो डिप्लॉयड होते ही नहीं है। अब हैप्लॉइड है बेटा, तो हैप्लॉइड सेल में तो मियोसिस नहीं कर सकते। अब 1 का हाफ क्या होगा बेटा? 1 का हाफ तो 1/2 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला ही तो है ऑलरेडी। अब इसको भी तोड़ दोगे तो क्या बचेगा? समझ रहे हो बात को? तो यहां पर मियोसिस नहीं हो सकता। यहां पर क्या होगा बेटा? गैमेटोजेनेसिस ही माइटोसिस से होगा। माइटोसिस से क्या बन जाएंगे? N और N गैमेट, यानी कि यहां पर पेरेंट जो है
वो खुद भी हैप्लॉइड है, और जो गैमेट है बेटा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो गैमेट तो हैप्लॉइड ही बनेगा, और हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, तो माइटोसिस करना पड़ेगा। यहां मियोसिस क्यों करना पड़ा था? क्योंकि पेरेंट डिप्लॉइड थे, गैमेट के अंदर नंबर को हाफ करना था, इसलिए मियोसिस किया। यहां पेरेंट भी हैप्लॉइड है, गैमेट तो हैप्लॉइड ही होता है, तो माइटोसिस करके क्या कर दिया? गैमेट बना दिया। अब गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना बेटा, ये कैसा बना? ये तो डिप्लॉइड बन गया है, ये जाइगोट तो डिप्लॉइड बन गया है, लेकिन एनिमल की बॉडी तो कैसी है? वो तो क्या होनी चाहिए थी? वो तो होनी चाहिए थी कैसी? हैप्लॉइड होनी चाहिए थी। तो अब क्या करना पड़ेगा? जाइगोट के अंदर मियोसिस कराकर प्लॉइडी को रिस्टोर कराया जाएगा। मियोसिस कराने से क्या होगा बेटा? वापस से वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और क्या बन जाएगी? प्रोजेनी बन जाएगी। तो यहां पर भी देखो, जो पेरेंट के सोमेटिक सेल हैं वो हैप्लॉइड है, और यहां प्रोजेनी के जो सोमेटिक सेल हैं वो भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो मियोसिस ने एक बार फिर क्या कर दिया? मियोसिस ने एक बार फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रखा। पर इन दोनों जगह पे डिफरेंस क्या आ रहा है? यहां पर मियोसिस फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेटोजेनेसिस में हुआ है, और यहां पर मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है? अकर हुआ है। फिर बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ही चल रहा है। अभी जो अपन ने बात पढ़ी है उसी की थ्योरेटिकल लाइन, जो कि प्योरली एनसीईआरटी की है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर of each species is achieved across generations in sexually reproducing organism. Sexually reproducing organism के अंदर किसी भी स्पीशी के इंडिविजुअल्स का जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। इवन दो द प्रोसेस पर सी पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। जो मियोसिस का प्रोसेस है उससे एक्चुअली में तो क्या होता है बेटा? पैराडॉक्सिकली ऊपरी तौर पे अगर अपन देखें तो क्या हो रहा है? जो नंबर है वो हाफ हो रहा है जब गैमेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? जब गैमेट फ्यूज हुए तो प्रोजेनी वापस से कैसी आ गई? डिप्लॉइड आ गई ना, ठीक है। तो हो क्या रहा है? मियोसिस खुद तो रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रख रहा है, ना रिड्यूस होने दे रहा है ना इंक्रीज होने दे रहा है। फिर बेटा इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्यों बेटा? यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या ला रहा है? वेरिएशन ला रहा है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवोल्यूशन। ज्यादा डिटेल में इवोल्यूशन चैप्टर में ही इसको पढ़ोगे कि वेरिएशन किस तरह से इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, यही बात अभी आपसे बोली है। इसी के साथ क्या होता है? अपना मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, यानी कि पूरा सेल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है।